चलिए, वार्म अप सेशन हो गया, आप में थोड़ी गर्मी आ गई, एनर्जी आ गई, तो अब हम शुरू करते हैं कहानी जेनेटिक्स की। मैंने पीछे का स्क्रीन भी आपके लिए चेंज करा है। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप कुछ स्पेशल स्क्रीन जरूर करिए। हाँ जी, मिंती, कोमल, पुनीता, कनीज, सोनिया, नव्या, संदीप रावत जी, यश, शिवम, अभिषेक, हाँ जी बढ़ सकते हैं जी आगे। पुनीता, पवन, रोनित, सबकी इजाजत है। वंडरफुल। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा जी। आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, हमारे लिए एक बूस्ट की तरह हैं। जैसे आप लोग पीते हैं ना बॉर्नविटा एंड माल्टोवा सो आप उसी तरह से इमेजिन कर लीजिए कि आपके प्यारे प्यारे टीचर्स के लिए भी आपकी भेजी हुई ये जो विशेस है, ये जो पॉजिटिविटी है, दैट रियली मोटिवेट्स अस, दैट रियली इंस्पायर्स अस कि अपने बच्चों को और बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है। और पढ़ाते समय ये कोशिश रखते हैं हम लोग कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। समय की कमी होती है और काम ज्यादा होता है, सो इसलिए आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन जानकारी जो है वो दे पाऊं। चैप्टर चल रहा है जी हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें हमने कहानी शुरू करी थी अपनी ग्रिगोर जॉन मेंडल से और आगे हम बढ़ते गए। डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी एंड बहुत सारे हमने डिसऑर्डर्स भी डिस्कस करे हैं। आज की कोटेशन क्या है मेरे पास आपके लिए, बड़ी बेहतरीन सी, आप में से किसी ने भेजी है। सो देखते हैं। हैव बिग ड्रीम्स, यू विल ग्रो इनटू देम। सपने अपने बड़े रखिए, ऊंचे रखिए, ख्वाब अपने ऊंचे रखिए और उनके लिए मेहनत कीजिए। फोकस्ड होकर के सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप में खुद में वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप में खुद में वो जील होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं सफल होंगे? जो डॉक्टर बनते हैं उनके भी तो 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ ही तो होते हैं। वही सेरिब्रम, वही सेरिबेलम, वही मेडुला भगवान ने सबको बराबर दिया है। बस एक सही मार्गदर्शक सही समय पे मिल जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो उसी की आवश्यकता है आपको, और अन एकेडमी ने उस कमी को पूरा कर दिया है। आपको मार्गदर्शक ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई हम तो स्वयं आपके घर तक पहुंच गए। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन, आपके टैबलेट, आपके टीवी, आपके स्मार्टफोन के जरिए मैं आपके सामने हूं। राइट जी, थैंक यू सो मच डॉली, थैंक यू सो मच नैतिक एंड श्रेया, वंडरफुल। आई एक्सपेक्ट लाइक्स ऑन द वीडियो फ्रॉम यू पीपल। दिल से, सच्चे दिल से करेंगे आप। राइट जी, चलिए मेरे राजा बेटा, अब आ जाते हैं हम आज के मुद्दे पे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जो रेशो है, दैट मीन्स मेल इज टू फीमेल, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हमें बिल्कुल इक्वल क्यों नहीं मिलता है? क्या पॉपुलेशन में मेल्स ज्यादा हैं या क्या पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा है? ना, इसमें हमें बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है वो एक दरकिनार करना होगा। इन द सेंस, आप ये मत कहिएगा कि सेक्स रेशो पंजाब में ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, सेक्स रेशो हरियाणा में ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, सेक्स रेशो केरला का सबसे बैलेंस्ड है। सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं नेचुरल कंडीशंस की बात कर रहा हूं कि जब हम कोई फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात नहीं कर रहे, फीमेल फीटिसाइड की बात नहीं कर रहे, राइट? हमें जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन के समय एक्स एंड वाई कंटेनिंग स्पर्म की, वो भी लगभग बराबर ही रही होगी। सो ये जो रेशो है, तब भी हमने देखा कि पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का रेशो बराबर नहीं होता। सो कोशिश करते हैं इस चीज का कारण जानने की कि ऐसा क्यों है। चलिए क्या लिखा है मेरे पास, द एक्चुअल प्रपोर्शन ऑफ मेल टू फीमेल ऑफस्प्रिंग्स, द एक्चुअल प्रपोर्शन ऑफ मेल टू फीमेल ऑफस्प्रिंग्स, that is referred as sex ratio. It has been assessed in 2 ways. 2 तरीके हैं यह सेक्स रेशो जानने के। समझिए क्या क्या है सेक्स रेशो। There is one primary sex ratio and another is secondary sex ratio. What is primary sex ratio? Proportion of males to females conceived in a population. जितनी conceptions हुई होंगी, conceive जो हुआ, conception refers to the fertilization. और सेकेंडरी सेक्स रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्स दैट इज बॉर्न। पैदा होने पर जो है वो देखा गया और एक कंसेप्शन के समय देखा गया ना। अब इसमें ये भी है कि मिसकैरेज भी तो होते होंगे। मिसकैरेज हो जाने के बाद मान लीजिए इस अवस्था पे हुई है कि जब गोनैड्स डेवलप हो चुके हैं, तो जो फीटस अबॉर्ट हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, आप उसका जेंडर पहचान सकते हैं देख करके, है ना। तो ये 2 अलग अलग तरीके से सेक्स रेशो देखा गया। प्राइमरी सेक्स रेशो कि भाई जितनी कंसेप्शंस हुई हैं। सेकेंडरी सेक्स रेशो एक्चुअल में जो बच्चे पैदा हुए, मेल कितने फीमेल कितने, ये हम पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। राइट मेरे राजा बेटा, क्लियर हुई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने एक स्लाइड आपको ये भी दिखाई है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई बैलेंस बिगड़ा है, भार किस तरफ ज्यादा है। यू कैन सी
female, and here you can see more number of males. Now let's read. It is not clear, अभी तक हम ये समझ नहीं पाए हैं, why such a departure from the expected primary sex ratio of 1:0 occurs. The theoretical ratio is based on, किस आधार पे ये रेशियो बेस्ड है? Because of segregation, मेल प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई बियरिंग स्पर्म. आप जानते हैं मेल हेट्रोगैमेटिक है, मेल एक्स कंटेनिंग एंड वाई कंटेनिंग स्पर्म बनाता है, बराबर बराबर 50% ये 50% वो, राइट. फीमेल तो एक्स कंटेनिंग ओवा ही बना रही है, शी इज होमोगैमेटिक. ईच टाइप ऑफ स्पर्म हैज इक्वल वायबिलिटी एंड मोटिलिटी. अब एक्स वाले स्पर्म हो या वाई वाले स्पर्म हो, दोनों की वायबिलिटी भी बराबर है, दोनों की मोटिलिटी भी एक जैसी है, राइट. इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लगभग एक जैसी है मोटिलिटी. नाउ द एग सरफेस इज इक्वली रिसेप्टिव टू बोथ एक्स एंड वाई बियरिंग स्पर्म. यदि आप ये बात करें कि भाई ओवा की क्या कोई खास प्रेफरेंस होती है वाई कंटेनिंग स्पर्म के लिए और एक्स कंटेनिंग स्पर्म के लिए, इस ओवा की प्रेफरेंस अलग है? नहीं. जो फीमेल गैमीट है, एग सेल है, वो दोनों तरह के गैमिट्स के लिए बराबर रिसेप्टिव है. तो भाई फिर ये कारण क्या हुआ? मेल ज्यादा क्यों होते हैं पॉपुलेशन में? ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. स्पर्म बनते हैं बराबर मात्रा में, एक्स कंटेनिंग वाई कंटेनिंग 50-50%. एक्स कंटेनिंग स्पर्म और वाई कंटेनिंग स्पर्म की मोटिलिटी वायबिलिटी बराबर है. उस साइड की कोई पार्शियलिटी नहीं है एक्स या वाई स्पर्म के लिए. तो भाई ये सेक्स रेशो हमें अलग क्यों मिलता है? आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे किस विषय पे बात कर रहा हूं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सर्वेश, नैतिक, युक्ता, पुनीता, सान्या, कृतिका, निकिता, बताइए जल्दी से. आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज क्लियर टू यू कि सेक्स रेशो में यह अंतर क्यों मिलता है जब यह सारी बातें तो एक्स एंड वाई के लिए बराबर है. यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन ना? क्लियर हो रहा है जी? अभिषेक जी, नीलेश जी, आपने कहा 50 एक्स एंड 50% वाई, चांसेस दोनों के बराबर होते हैं फर्टिलाइजेशन में. बिल्कुल सही कहा आपने. आपने कह दिया एबॉर्शन. नहीं नहीं बेटा, वही सब चीजें तो दरकिनार करनी है. मैं आपसे यही कह रहा हूं, जितने भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन वाले फैक्टर्स हैं भैया, उनको अलग कर दो. कोई मिसकैरेज, कोई एबॉर्शन, ये सब चीजें आपने अलग रख दी हैं, तब भी जो है हमें यह रेशो सेम नहीं मिल रहा है. क्लियर है जी? राइट. सो आई एम राइट नाउ, आई एम हैप्पी कि आपको समझ आ रही है कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं. चलिए आगे देखते हैं. सी नाउ क्वेश्चन यहां पे आ रहा है जेंडर सिलेक्शन का. ध्यान से देखिए, ये बड़ा खूबसूरत सा बेबी मैंने आपको दिखाया है, दोनों हाथों में प्रस्तुत हो रहा है. हम जेंडर सिलेक्शन जैसे सेंसिटिव इशू पे बात करना चाह रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि जितने भी इस समय लाइव देख रहे हैं मुझे, मेरे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, बहुत लोग होंगे, कई टीचर्स भी होंगे जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस विषय पे अपने विचार मुझे लाइव जरूर भेजिए. स्क्रीन पे मेरी नजर बार बार बनी रहेगी और मैं जरूर देखूंगा कि आपके क्या कमेंट्स हैं. बेटा, जेंडर सिलेक्शन से हमारा मतलब ये है कि क्या इंसानों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मनचाही औलाद पैदा कर सकें. इन द सेंस, इफ समवन वांट्स टू हैव अ फीमेल बेबी, शुड द कपल बी अलाउड फॉर दैट? इफ समवन वांट्स टू हैव एक्सक्लूसिवली मेल बेबीज, शुड समवन बी अलाउड फॉर दैट? क्या हमें इस प्रकार की टेक्निक्स डेवलप करनी चाहिए? क्या इस प्रकार की टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं कि मन चाहा जेंडर सिलेक्ट बच्चे का किया जा सके? राइट जी, ये विषय है हमारी अब इस डिस्कशन का. मोहित राठौड़ कह रहे हैं मेल इज डोमिनेंट एंड फीमेल. नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी. डोमिनेंस एक बिहेवियरल बात हो जाती है, दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट. राइट. 300 के करीब लोग हमें देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने विचार मुझे इस पे जरूर भेजें. लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करना नहीं भूलिएगा. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट ये जो वीडियो पे लाइक का बटन है वो दबाना भूल जाते हैं. चलिए राजा बेटा, बात कर रहे हैं जेंडर सिलेक्शन की. सुनिए मेरी बात. हम ये अक्सर पढ़ते हैं कि भाई अब एक भेदभाव वाली सी बात आ गई है कि फीमेल में इंडिया में जो है मेल फीमेल सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, कि क्या शायद इंडिया में ही ऐसा है कि एक मेल बच्चे की चाहत बहुत ज़्यादा है, फीमेल की कंपैरेटिवली कम है.
द आंसर इज नो। यदि आप इतिहास देखें थ्रू आउट वर्ल्ड भी आपको कई एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे, चाहे वो एंशियंट ग्रीस के रहे हों, मेडिवल यूरोप की बातें अगर हम करें, आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा से इंसान की ये चाहत रही है कि अपनी मनचाही जो है वो ऑफस्प्रिंग, अपने मनचाहा जेंडर जो है बच्चे का वो सिलेक्ट कर पाए। अभी भी आपको, आप अगर गूगल करें या कई किताबें पढ़ें, कई इस तरह के आपको तरीके मिल जाएंगे जो लोग पहले भी यूज करते आए हैं और अभी भी यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो सही है, क्या गलत है। इट्स ओपन टू डिबेट, विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। राइट मेरे राजा बेटा? हाँ जी। चलिए, आपने कहा इक्सी टेक्निक से जेंडर सेलेक्ट होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बात करते हैं इस विषय पे, देखते हैं जी। पहले थोड़ा सा इतिहास बताता हूं आपको, कुछ नई बातें होंगी आपके लिए, आपको जान करके हैरानी भी होगी उसमें। देखिए, क्या आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे स्क्रीन पे इस समय मेरे पीछे एक तस्वीर लगाई है। एक बच्चा है, बहुत छोटा सा मासूम बच्चा, और आपको एक तरफ हैमर दिख रही है यानी हथौड़ी दिख रही है, और एक तरफ आप कैंची देख पा रहे होंगे। सीजर एंड हैमर, क्या रिलेशन है भाई? ये क्यों दिखाया गया है यहां पे सीजर एंड हैमर? तो पढ़ते हैं जी, क्या इस चीज के पीछे छुपी हुई बात है जिसके कारण हमने सीजर और हैमर दिखाया है। देखिए राजा बेटा, थ्रू आउट द हिस्ट्री, अगर आप पुराना इतिहास जो है वो देखें, पीपल हैव अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस the gender of their unborn offspring by following varied and sometimes bizarre procedures. So, इतिहास गवाह है इस बात का कि इंसान ने कई बार ऐसी अजीब और गरीब कोशिशें करी हैं कि वो आने वाले बच्चे का, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, उसका जेंडर जो है वो पहले से डिसाइड कर सके, वो मनचाहा बच्चा जो है वो पा सके। राइट जी? ठीक है, बढ़े आगे जी। सुपर्ण्या, अंकित, श्रेया, सोनी, सुरभि, दीपक, इतना समझ आ रहा है जी? बिल्कुल आप हैरान हो रहे हैं कि क्या रिलेशन है इसके पीछे। मैं डेफिनेटली आपको ये सारी बातें बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ऐसा करने से हो जाएगा, वाकई नहीं। होता क्या था कि लोग अपने बिस्तर के नीचे अगर आप हथौड़ी रख रहे हैं, हैमर रख रहे हैं, सो दे यूज्ड टू बिलीव दैट व्हेन दे आर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, होने वाला बच्चा जो है मेल होगा। बड़ी अजीब बात है जी, हथौड़ी का क्या रिलेशन हो जाएगा मेल बच्चे से? देन अगर आपने बिस्तर के नीचे कैंची रखी है, सीजर रखी है, सो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके बाद हुआ है, देन दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल बेबी। ये सब उनकी बिलीव्स थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही थी। देखते हैं जी। In the medieval Europe, prospective parents would place a hammer under the bed to help them conceive a boy। कि भाई अगर आपको लड़का चाहिए, बेटा पैदा करना है, तो हैमर अंडर द बेड, पेयर ऑफ सीजर्स टू कंसीव अ गर्ल। ये बेतुकी बातें हैं, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ऐसी कोई टेक्निक्स बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो पुराने जमाने में लोग किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिए, यहां भी आपको एक अजीब सी चीज दिख रही होगी। यू कैन सी वन टेस्टिस एंड यू कैन सी बेबी, मेल बेबी। क्रोमोसोम्स लिखे हैं आपके सामने YX, तो आप पहचान पा रहे हैं कि भाई मेल बेबी है। देखिए, ये एक कंसेप्ट था, लोग ऐसा मानते थे कि जो स्पर्म्स लेफ्ट टेस्टिस से रिलीज हो रहे हैं वो फीमेल बेबी पैदा करेंगे, जो स्पर्म्स राइट टेस्टिस से रिलीज हो रहे हैं वो मेल बेबी पैदा करेंगे। नाउ ये अजीब बात है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द राइट टेस्टिस इज प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स फॉर द मेल बेबी एंड द लेफ्ट टेस्टिस इज प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स फ्रॉम द फीमेल बेबी? देखते हैं जी इधर। Other practices were based on the belief, ये उनका मानना था ऐसा, that semen from the right testicle created male offspring and that from the left testicle created females. As late as the 18th century, European men might tie off or remove their left testicle to increase the chances of getting a male baby. Very strange. What the people used to do, वो अपने लेफ्ट टेस्टिकल को या तो रिमूव ही करा देते थे या उसे टाई कर देते थे, बांध देते थे, सो दैट राइट टेस्टिकल से ही स्पर्म्स रिलीज होंगे एंड मेल बेबी पैदा होगा। ये सब बेतुकी बातें हैं। आई एम अगेन सेइंग दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब अगर हम बात करें कि भाई ज्यादा चाहत है मेल बेबी के लिए, पहले ऐसा नहीं था, तो ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं से ये चाहत जो है जेंडर सिलेक्शन की शुरू से रही है। क्या हम इसे डिस्क्रिमिनेशन न कहें, क्या हम ना कहें, ये एक डिबेटेबल बात हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं जी। इन सम कल्चर्स एफर्ट्स टू कंट्रोल द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग has had a darker outcome, female infanticide। कई कल्चर्स में तो
हमें यह भी देखने को मिला इतिहास में भी और अभी भी, फीमेल बेबी का इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट वर्ड यूज करा मैंने, यहां पे फीमेल फीटिसाइड वर्ड यूज नहीं करा। इन्फेंट मतलब जो बच्चा पैदा हो चुका है, जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, दैट्स अ नियोनेट, उसके बाद हम इन्फेंट कहते हैं कि फीमेल बच्चे को जबरदस्ती मार डालना, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब हम फीमेल फीटिसाइड की बात जो करते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले ही जो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवा लिया जाता है, चाहे एमनियोसेंटेसिस के जरिए या सोनोग्राफी के जरिए, दोनों ही टेक्निक्स बैंड हैं, राइट। आपको ये अच्छे से जानना है कि दोनों का इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना इस काम के लिए कानूनन अपराध है, amniocentesis as well as sonography. Otherwise they are useful techniques, but if they are used for this purpose then it is a crime, right? So इतिहास गवाह है इस चीज का कि फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड भी हुआ, जिसके कारण ये सेक्स रेशो इतना ड्रास्टिकली डिस्टर्ब हुआ। इन द एंशिएंट ग्रीस the murder of the female infant was so common that the male is to female ratio 4:1, मेल इज टू फीमेल रेशो एंशिएंट ग्रीस की बात करें 4:1, दैट इज समथिंग रियली स्ट्रेंज। ठीक है जी। सो बेसिकली आपको बताने का यह मकसद है, बिल्कुल जी प्रिंसी आपने सही कहा, फीमेल फीटिसाइड अभी भी होता है। दीपक एमनियोसेंटेसिस बंद नहीं है, ध्यान से समझिए। Amniocentesis is a very useful technique to study the chromosomes of the developing fetus, जिससे हमें होने वाले बच्चे में अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पता चल जाते हैं। लेकिन एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल यदि इस काम के लिए किया जा रहा है कि बच्चा मेल है या फीमेल है यह जानने के लिए, वह कानूनन अपराध है, टेक्निक बैंड नहीं है। अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक अभी भी अवेलेबल है लेकिन उसका सही इस्तेमाल किया जाता है, राइट जी राजा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ जेंडर सिलेक्शन की बात चल रही थी, तो हम देखते हैं कि क्या अभी कुछ टेक्निक्स ऐसी अवेलेबल हैं जिसके जरिए एक्स एंड वाई कंटेनिंग स्पर्म्स को क्या अलग किया जा सकता है, स्पर्म सॉर्टिंग जिसे हम कहते हैं, या एक्स एंड वाई स्पर्म सेपरेशन, या फिर इंप्लांटेशन से पहले उस एम्ब्रियो का सेक्स जाना जा सकता है, जिसे हम प्री इंप्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन कहते हैं, PGS, प्री इंप्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन। क्या है ये टेक्निक, प्री इंप्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन? देखिए बेटा, न्यू जेनेटिक्स एंड द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जेनेटिक्स में एडवांसमेंट हुई है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई हैं, दे ऑफर द पेरेंट्स वेज टू सिलेक्ट देयर चिल्ड्रंस जेंडर प्रायर टू इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, कि जो एम्ब्रियो अभी इंप्लांट नहीं हुआ है यूट्रस की वॉल में, उसमें से कुछ सेल्स लेकर के हम यह जान पाए कि वो मेल है या फीमेल है। क्रोमोसोम से तो पता चल जाएगा। सो एम्ब्रियो की बायोप्सी करके अगर हम ये जान पाए तो ऐसी टेक्निक्स उपलब्ध हैं, राइट, जिससे ये किया जा सकता है। प्री इंप्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन फॉलोइंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, पहले IVF करते हैं, स्पर्म लिए, ओवा लिए, फर्टिलाइज कराया, embryos are biopsied and assessed for the gender, only the sex selected embryos are then implanted। आप समझे मेरी बात, एम्ब्रियोज हमने लिए, एम्ब्रियोज को एनालाइज करा, हमने देखा कि क्या क्रोमोसोम्स XX हैं या XY है, उसके आधार पे जो XY वाला होगा एम्ब्रियो उसको हमने यूट्रस में रख दिया इंप्लांटेशन के लिए। ठीक है जी, इतना क्लियर है संयोगिनी? आपने कहा कि क्या इतनी मैनिपुलेशन से प्रॉब्लम हो सकती है? बेटा, सच टेक्निक्स आर वेरी कॉस्टली एंड दे रिक्वायर वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑल्सो। सो एक्सपर्ट डॉक्टर्स और बहुत सिलेक्टेड कंट्रीज में ही ये चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल हम डॉक्टर सार्थक हम इसकी बात करते हैं, इसके पीछे छुपे हुए लीगल एथिकल क्या इश्यूज हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये अलाउ होना चाहिए या ये अलाउ नहीं होना चाहिए, इसके फेवर में इसके अगेंस्ट में हम दोनों बातें करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आगे बढ़ता हूं। राजेश शर्मा जी, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि क्या यह लीगल है या नहीं है। जस्ट वेट नीलेश, आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप थोड़ा सब्र बनाइए रखिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। पहले आप टेक्निक समझ तो लो कि ये टेक्निक है क्या, इसमें क्या किया जाता है। आगे देखिए, एक और तरीका एक्स एंड वाई क्रोमोसोम सेपरेशन, दैट इज स्पर्म सॉर्टिंग। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको स्पर्म की मोटिलिटी दिखाई गई है एक्स एंड वाई कंटेनिंग स्पर्म्स की। स्पर्म्स को सिलेक्टेड डाइज के साथ, फ्लोरोसेंट डाई के साथ स्ट्रेन करके हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड इन्वॉल्व्स
separating X and Y chromosome bearing spermatozoa based on what? Based on their DNA content. X containing sperm का DNA content, Y containing sperm का DNA content में अंतर होता है। तो इस डीएनए कंटेंट के डिफरेंस को आधार बना के हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। सो देखिए, एक्स बियरिंग स्पर्म्स कंटेन 2.8 to 3.0% मोर डीएनए। एक्स कंटेनिंग स्पर्म में डीएनए की मात्रा ज्यादा है देन द वाई बियरिंग स्पर्म। Sperm samples are treated with a fluorescent DNA stain. Then they are passed to a laser beam in a fluorescent activated cell sorter machine that separates the sperm into two fractions. The sorted sperm are then used for standard intrauterine insemination. समझे आप मेरी बात? सादी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ऐसी टेक्निक्स उपलब्ध हैं जिनके जरिए X एंड Y कंटेनिंग स्पर्म्स को सेपरेट किया जा सकता है। बलराज जी, आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। सुतानवी, रमदीन, यश, राजेश, सान्या, मिनती, दीपक, शाहबाज, रत्ना वर्मा, आई होप जितना मैं आपको अभी समझा रहा हूं वो बात आपको समझ आ रही है। हम उन टेक्निक्स का जिक्र कर रहे हैं जिसके जरिए आप सादी भाषा में कह लीजिए कि मनचाही संतान क्या पाई जा सकती है और क्या यह करना सही है एथिकली, या अगर आप कानून के आधार पे देखें क्या इंडिया में ये सब अलाउड है, किन कंट्रीज में ये सब चीजें अलाउड है, करना सही है या गलत है, एथिकल, मॉरल, वो सारे एस्पेक्ट्स भी हम इसके डिस्कस करेंगे। आप अपने विचार मुझे भेज सकते हैं, मैंने नजर स्क्रीन पे बनाई हुई है और मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। राइट मेरे बेटा जी? चलिए, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो, पहले मैं ये बात चाहूंगा कि आप जल्दी से वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। इतनी बेहतरीन टेक्निक्स की जानकारी इतने बेहतरीन तरीके से शायद चंद लोग ही आपको दे पाएंगे, और ये भी कॉम्बिनेशन रेयर है ना कि बेहतरीन पढ़ाने वाले और बेहतरीन पढ़ने वाले आप जैसे लोग, तो कंजूसी मत कीजिएगा जल्दी से। चलिए, आप कह रहे हैं बैन कर देना चाहिए, हम समझते हैं, अभी आप पूरे एस्पेक्ट समझ लीजिए बेटा, फिर हम देखते हैं कि बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट मेरे बेटा? सान्या जी, संयोगिनी, किशन, आकाश, ओके, देखते हैं इधर। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीगल एंड एथिकल इश्यूज। एथिक्स को लेकर के कानूनन अगर हम सोचें क्या ये सही है, क्या ये गलत है। नाउ आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी, बीच में आपको अल्ट्रासाउंड की एक रिपोर्ट दिखाई गई है, अल्ट्रासाउंड इमेज, एक तरफ फीमेल बेबी दिखाया गया है, एक तरफ मेल बेबी दिखाया गया है। मतलब क्या चूज किया जाए इसमें से, क्या इंसान को यह अधिकार होना चाहिए कि संतान का जेंडर वो सिलेक्ट कर सके या नहीं होना चाहिए। अब हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स हम दोनों तरफ पढ़ने जा रहे हैं। राइट जी? डॉक्टर राजेश, आयशा, डिंपल, सुनील, शहबाज, मोहम्मद अफजुद्दीन, ओके जी, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं जी। पुनीता, ध्यान दीजिए स्क्रीन की तरफ। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम इसमें। सम पीपल फील दैट प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स have the legal right to use sex selection techniques as part of their fundamental procreative liberty। अगर हम ये बात करें कि हर इंसान को ये अधिकार होना चाहिए, उसकी ये फंडामेंटल प्रोक्रिएटिव लिबर्टी है, वो प्रोक्रिएट करना चाहता है, वो संतान उत्पन्न करना चाहता है, तो यह निर्णय उसके ऊपर होना चाहिए, इसका अधिकार उसे होना चाहिए कि वो अपने होने वाले बच्चे का जेंडर सेलेक्ट कर सके। ये एक आर्ग्यूमेंट है, हम फेवर में, अगेंस्ट दोनों बोलेंगे, बाद में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। सेकेंड पॉइंट, the proponents state that this technique will reduce the suffering of many families। उनका यह मानना है कि कई फैमिलीज शायद इस कारण से सफर कर रही होंगी अलग अलग बातों को लेकर के, अगर उनके घर में बैलेंस्ड परिवार नहीं है। राइट? वो सफरिंग्स क्या क्या हो सकती हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, people at risk of transmitting X-linked diseases such as hemophilia or Duchenne muscular dystrophy, they can now enhance their chance of conceiving a female child who will not express the disease। आप सिर्फ इसी बात को क्यों सोच रहे हैं कि मेल बच्चा होने की ही चाहत होगी लोगों में? भाई ये भी तो हो सकता है कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपने पढ़े हैं ना, हेमोफीलिया, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि एक्स क्रोमोसोम के जरिए आगे पास हो जाते हैं, तो ये भी तो हो सकता है
कि पेरेंट्स यह चाहते हो कि दे वांट टू हैव अ फीमेल बेबी, सो दैट अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर वो है उनमें तो वो अगली जनरेशन में ना जाए। बिकॉज आप ये जानते हैं ये फादर टू सन जो है ये आगे ट्रांसफर होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो या हीमोफीलिया हो, ब्लीडर्स डिजीज। राइट जी, तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा वैलिड लगा? जो बात मैंने आपसे कही, क्या ये बात आपको थोड़ी सी वैलिड लगी? ऋषिकेश, असरा, रत्ना, नैतिक, नीता, जल्दी से बताइए जी। जो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ लोगों का ये लॉजिक है। डॉक्टर राजेश जी, आकाश, वैशाली, संयोगिनी, किशन पांडे, पुनीता, निकिता, सान्या, श्रेया। सो हमने एक फैक्टर ये पढ़ा कि कुछ लोगों का ये अपना तर्क है कि भाई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर पिता में है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके पुत्र में आगे अगली जनरेशन में जाए। दे डोंट वांट टू हैव अ मेल बेबी, दे डोंट वांट दैट देयर चाइल्ड शुड सफर विद हीमोफीलिया और डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, राइट, बिकॉज वो फादर टू सन ट्रांसमिट होती हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो एक बेटी चाहे, वो एक फीमेल चाइल्ड चाहे? तो ये हमें एक पॉइंट मिला है उसमें। एग्रीड जी, राइट, बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं यस, वंडरफुल। इसी पे लाइक जरूर बनता है इस बात पे कि हमने एक पॉइंट ढूंढा है इसके फेवर में। आगे देखते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु अंडरटेक सच टेक्निक्स प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन हाउएवर डू सो फॉर नॉन मेडिकल रीजंस। नाउ अब सवाल ये आ रहा है कि भाई ज्यादातर लोग जो इन टेक्निक्स को अपनाते हैं वो नॉन मेडिकल रीजंस हैं। वहां पे ये मेडिकल रीजंस इन्वॉल्व नहीं है ज्यादातर लोगों में। कुछ लोगों में होंगे, देयर इज नो डाउट, लेकिन ज्यादातर लोगों में मेनी पीपल दे यूज दीज टेक्निक्स फॉर नॉन मेडिकल रीजंस। एंड व्हाट इज द नॉन मेडिकल रीजन? द नॉन मेडिकल रीजन इज टू बैलेंस देयर फैमिलीज। अब इसमें क्या तर्क दिया है देखिए। अ पॉसिबल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दिस इशू इज that the ability to intentionally select the sex of an offspring, it may reduce। जब आपको यह चॉइस दे दी जाएगी, ये अधिकार दे दिया जाएगा, ये टेक्निक उपलब्ध करा दी जाएगी, तो इससे किस चीज में फर्क पड़ेगा? इट विल रिड्यूस द ओवर पॉपुलेशन and economic burdens for the families who would repeatedly reproduce to get the desired gender। ये बात समझ आई आपको? एक बेटे की चाहत में हमने कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक परिवार में बेटियां ज्यादा हैं, राइट, लड़कियां ज्यादा हैं, बस इसलिए बार बार जो है वो चांस लेते रहे बच्चा पैदा करने का कि लड़का हो, बेटा हो। यू आर गेटिंग दिस थिंग? सो आप देखिए पॉपुलेशन भी बढ़ रही है उस फैक्टर के कारण, इकोनॉमिक बर्डन भी परिवार पे बढ़ रहा है। यू आर गेटिंग दिस थिंग? अच्छा है ये बुरा है ये बाद में हम निर्णय लेंगे, ऐसा सोचना सही है ये गलत है ये बात की बात है। पहले इस फैक्टर को आप समझ लीजिए जो मैंने ये बात बोली है, राइट। सो ओवर पॉपुलेशन एंड देन इकोनॉमिक बर्डन वाली बात आई। आगे देखते हैं। दिस टेक्निक में रिड्यूस द नंबर ऑफ एबॉर्शंस। जो लोग एबॉर्शंस करा रहे हैं, हालांकि सरकार ने कानून है इस चीज के लिए कि ये इलीगल यूज नहीं होना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक्स का, लेकिन फिर भी किसी चीज को पूरी तरह से रोक पाना काफी कठिन होता है। पर यदि यह टेक्निक उपलब्ध करा दी जाएगी तो वो जो एबॉर्शंस हैं उनका नंबर कम होगा। नेक्स्ट, द टेक्निक में इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। The technique may increase happiness of both the parents and the children as the children would be more wanted। मतलब बच्चे जो है वो अटैचमेंट महसूस करेंगे, वो ये मानेंगे, वो ये जानेंगे कि उनकी जरूरत है परिवार में, वो एक अनवांटेड चाइल्ड की तरह नहीं है। ये हमने सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स अभी लिस्ट डाउन करे हैं, मैंने इसमें अपना कोई पर्सनल ओपिनियन या बयान नहीं दिया है कि मैं इनके फेवर में हूं या अगेंस्ट हूं। डिबेट इज ओपन, आप अपने विचार इस पे बता सकते हैं, ठीक है जी, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड some argue that such techniques serve neither the individual nor the common good। Now, कुछ लोगों का अब यह विचार है कि इस तरह की टेक्निक्स किसी एक इंडिविजुअल की भी, या अगर हम कॉमनली इन जनरल कहें, कोई फायदा नहीं है, ये टेक्निक्स कतई नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। वो कैसे? They argue that PGC is inherently sexist। किसी इंसान की वर्थ उसके जेंडर के साथ रिलेट करना कतई सही नहीं है, यह गलत है। Having its basis in the idea that one sex is superior to the other
and it leads to an increase in linking a child's worth to the gender. आप ऐसा क्यों कहें कि एक सेक्स सुपीरियर है, मेल इज सुपीरियर और द फीमेल इज सुपीरियर, ये शब्द ही इस्तेमाल क्यों करना? इस तरह की टेक्निक्स को आप लागू करके इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रहे हैं. यू आर लिंकिंग द वर्थ ऑफ अ ह्यूमन लाइफ with its gender. That is wrong. Next, other critics fear that social approval of PGC will open the door to other genetic manipulation of children's characteristics. यदि आपने इन चीजों को लागू कर दिया, अनुमति दे दी, तो आगे ना जाने और ज्यादा क्या हो जाए. जेनेटिक मैन्युपुलेशन किस हद तक हो सकता है? अभी तो आप केवल बच्चे का जेंडर चुनने की बात कर रहे हैं. हो सकता है लोग अपने बच्चों को डिजाइनर बेबीज बनवाना चाहें. जैसे आप डिजाइनर कपड़े सिलवाते हैं या आप कोई भी चीज डिजाइनर तरीके से करवाते हैं कि इसमें आंखों का रंग ये होना चाहिए, बालों का पैटर्न ऐसा होना चाहिए, बालों का रंग ऐसा कर दो, मेरे बच्चे की स्किन ऐसी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी आंखें इस हीरो से मिलनी चाहिए, उसकी आवाज ऐसी होनी चाहिए. जेनेटिक मैन्युपुलेशन हो गया ना. समझे आप बात? डिजाइनर बेबी का जो कंसेप्ट है, आप जहां पे सिलेक्टेड जीन्स को मैन्युपुलेट करके आपने एम्ब्रियो बना दिया और हर इंसान चाहेगा कि बच्चा ऐसा ही हो, तो क्या यह सही होगा? फिर ये भी एक डिबेटेबल बात हो जाएगी कि ये सही नहीं होगा. राइट जी? सो इफ यू परमिट सच टेक्निक्स देन दे आर गोइंग टू ओपन द डोर्स फॉर अदर सच जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स. लेकिन देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फुल इफेक्ट्स दैट पीजीसी विल ब्रिंग टू द वर्ल्ड. अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कह पाना कि ये प्री इंप्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन टेक्निक्स क्या नतीजा लेके आएंगी हमारी दुनिया के लिए. लेकिन ये रास्ता खुल चुका है. बट द जेंडर सिलेक्शन जीनी इज नाउ आउट ऑफ द बॉटल एंड इज अनविलिंग टू रिटर्न. बात समझ आई आपको? ये जिन जो है वो बोतल से निकल चुका है और अब वो वापस नहीं जाना चाह रहा. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां ये टेक्निक्स अवेलेबल हैं और इनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है. डिबेट्स चलती हैं इन बातों पे, प्रॉस कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं. आप लोग भी इसके बारे में जरूर सोचिएगा क्या सही है क्या गलत है, एक इम्पार्शियल माइंड से. बिकॉज मैंने बीच में और भी बातें कही जो इनके फेवर में थी और अगेंस्ट वाली बातें भी हैं. राइट? सो इसी तरह से जैसे जब हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ा था, वहां भी हमने जाना था कि क्या एमटीपी को लेकर के लॉ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना क्रूअल है एमटीपी कर देना. आप एक जीवन को खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, आप उस बच्चे को मार रहे हैं. लेकिन फिर हमने पढ़ा दैट इफ शी इज अ विक्टिम ऑफ रेप, if she is not even an adult, she is not married, she is pregnant, she is a result, she is a victim of the forced sexual intercourse, then in those cases the law permits the MTP under certain guidelines. MTP medical termination of pregnancy मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं in the lectures on human reproductive health. जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में we have already discussed it in detail about MTP, that is medical termination of प्रेगनेंसी. राइट मेरे राजा बेटा? ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं. ऋषिकेश कह रहे हैं आपने अपना ओपिनियन नहीं बताया. ओके. डॉली कह रही है नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ट. संकल्प का भी यही मानना है. मोहित राठौड़, संयोगिनी, ऋषिकेश, शाहबाज, हुमा काफी एक्टिव रहते हैं आप लोग चैट पे साथ साथ. अच्छा लगता है. लेकिन मुझे उतनी ही उम्मीद है कि आप साथ के साथ जो है लेक्चर पर भी उतना फोकस करते होंगे. चलिए मेरे राजा बेटा, आगे जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डोजेज कंपेंसेशन. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं. ये डोजेज कंपेंसेशन, बार बॉडी फॉर्मेशन, ये सब क्या चीजें हैं सुनिएगा ध्यान से. और जिन मेरे राजा बेटा ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है, जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा. सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हम कहते हैं बेटा जी कि अगर एक मेल का जीनोटाइप आप लिखें, मेल इज 44 प्लस XY, है ना जी. एक फीमेल जो है दैट इज 44 प्लस XX. क्लियर है? डोजेज कंपेंसेशन समझाने जा रहा हूं राजा बेटा. मेल में 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम. राइट? फीमेल में भी 44 ऑटोसोम और 2 X क्रोमोसोम. मेल के ये 44 क्रोमोसोम्स और फीमेल के ये 44 क्रोमोसोम्स जो हैं ऑटोसोम्स, इनमें कोई अंतर होता है? नहीं जी, इनमें कोई अंतर नहीं है, सेम है. नाउ मेल हैज 1 X chromosome and female also has correspondingly 1 X chromosome.
तो यहां पर भी कोई अंतर नहीं है, मेल के पास भी एक्स है, फीमेल के पास भी एक्स है। अब आप एक चीज देखिए, फीमेल के पास एक और एक्स है, एडिशनल एक्स है। फीमेल इज हैविंग 2x क्रोमोसोम, मेल के पास इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स नहीं है। तो इसका मतलब है यदि फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स फंक्शनल रहेंगे, इफ द जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स आर एक्सप्रेस्ड, दे विल बी एक्सप्रेस्ड इन डबल डोजेज। समझे बात? फीमेल के पास 2 एक्स है, मेल के पास तो एक ही एक्स है। यदि फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम के जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो यहां तो डबल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि फीमेल के शरीर में चाहे 2 एक्स क्रोमोसोम है लेकिन दोनों के दोनों फंक्शन नहीं करेंगे। 1 एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल बिकम्स इनएक्टिव इन ऑल हर सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक शब्द मैंने यूज किया है। 1 एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल बिकम्स इनएक्टिव इन ऑल हर सोमेटिक सेल्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डोजेज कंपनसेशन। तो हम कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू कंपनसेट for the dosage of genes present on X chromosome, 1 X chromosome of the female remains inactive in all her somatic cells, ताकि मेल और फीमेल के जीन्स का डोजेज बैलेंस हो जाए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई Y क्रोमोसोम मेल में है और Y फीमेल में नहीं है, तो फीमेल और मेल में Y क्रोमोसोम को भी बैलेंस करो। तो भाई उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था Y क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम, जो कि होलैंड्रिक जीन्स भी हैं वहां पे, TDF को एनकोड कर रहा है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो दैट मींस Y क्रोमोसोम इज मेनली कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस तो मेल में ही होते हैं, अगर आपने फीमेल में भी Y डाल दिया तो वो तो मेल बन जाएगी। फीमेल इज अ फीमेल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ Y, मेल इज अ मेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Y। आप समझे बात? तो Y क्रोमोसोम के ऊपर वाले जीन्स की डोजेज को बैलेंस क्यों नहीं करना है? क्योंकि राजा बेटा Y क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं किस बात के, ये तो समझिए पहले। Y क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जिन लोगों ने नहीं समझा है, मैंने जेनेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर में Y क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में समझाया है, प्लेलिस्ट में वो लेक्चर अवेलेबल है। आप Y क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जरूर स्टडी कर लीजिएगा वहां से, राइट? सो व्हाट इज डोजेज कंपनसेशन? डोजेज कंपनसेशन होता है इन ऑर्डर टू कंपनसेट for the dosage of genes present on X chromosome, 1 X chromosome of the female becomes inactive। कब इनएक्टिव होगा जी? ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक फीमेल जाइगोट की। फीमेल जाइगोट में 2 एक्स क्रोमोसोम है, 44 प्लस XX। एक एक्स इस फीमेल को अपने फादर से मिला होगा स्पर्म के जरिए, और एक एक्स इस जाइगोट में आया होगा किसके जरिए? oocyte के जरिए, या कह दीजिए एग के जरिए। दिस इज एग, दिस इज स्पर्म। ध्यान से समझने वाली बात है। आप बात कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन की। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि भाई कौन सा एक्स इनएक्टिव होगा। जाइगोट में 44 प्लस XX है। क्या माता जी की तरफ से जो एक्स आया है मदर वाला, वो एक्स इनएक्टिव होगा, या पिताजी की तरफ से जो एक्स आया है फादर वाला एक्स, वो इनएक्टिव होगा? और कब इनएक्टिव होगा? क्या जाइगोट बनते ही इनएक्टिव हो जाएगा या बाद में जाके होगा? नाउ ह्यूमंस के केस में देखा गया है दैट प्रेगनेंसी के लगभग 16वें दिन पे, ऑन 16th डे ऑफ प्रेगनेंसी, उस ब्लास्टोसिस्ट में, डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट में जितने सेल्स होते हैं, 50% सेल्स में फादर का एक्स इनएक्टिव होता है, 50% सेल्स में मदर का एक्स इनएक्टिव होता है। सोमेटिक सेल्स की बात हम कर रहे हैं। ओवरी में जो जर्मिनल सेल्स हैं वहां दोनों एक्स एक्टिव रहते हैं। एक्टिवेशन है एक्स क्रोमोसोम का, बिकॉज फीमेल को तभी तो हम कैरियर कहते हैं, दैट शी पासेस ऑन द डिसऑर्डर टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि जर्मिनल सेल्स, ऊगोनिया, जर्म सेल्स में दोनों एक्स इनएक्टिव हैं। जो इनएक्टिव की बात कर रहे हो ना, वो सोमेटिक सेल्स की बात कर रहे हो। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब जाइगोट बन गया, भाई एक एक्स फादर से आया था, एक एक्स मदर से आया था, कौन सा एक्स इनएक्टिव होगा? रैंडम है। 50% सेल्स में फादर वाला एक्स, 50% सेल्स में मदर वाला एक्स इनएक्टिव है। तो यानी एक फीमेल की पूरी बॉडी एक मोज़ैक पैटर्न की तरह है। उसके शरीर के, बिकॉज उस समय ब्लास्टोसिस्ट में जितने सेल्स थे, 250 से 300 थे, 1000 थे, वॉटएवर था, उन सेल से ही सारा शरीर बना है। तो शरीर के कुछ ऑर्गन कुछ सेल से बने होंगे, कुछ किसी दूसरे से बने होंगे। तो इसका मतलब है एक फीमेल का पूरा शरीर एक मोज़ैक पैटर्न की तरह है, दैट सर्टेन सेल्स ऑफ द बॉडी हैव पैटर्नल एक्स विच इज इनएक्टिव। फादर वाले के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पैटर्नल एक्स।
Some cells of the body have paternal X as inactive and some cells of the body have maternal X as inactive. क्लियर है जी, ये ह्यूमंस की बात है, बाकी जानवरों में अलग होता होगा, मार्सुपियल्स में अलग है इसमें कंडीशन, वहां फादर वाला एक्स इनएक्टिव होता है। मार्सुपियल्स क्या है जिनके बारे में आपने पढ़ा है, कंगारू हो गए जैसे। आपने डॉली ने कुछ क्वेश्चन लिखा था, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए, वो स्किप हो गया है जी। राइट, सो मैं आपसे ये कह रहा हूं फादर का एक्स इनएक्टिव होगा या मदर का एक्स इनएक्टिव होगा, ये रैंडम फिनोमिना है। 50% सेल्स में फादर का एक्स इनएक्टिव, 50% सेल्स में मदर का एक्स इनएक्टिव। लेकिन अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में से कोई भी एक्स डिफेक्टिव हुआ, मान लो उसके ऊपर कोई डिफेक्टिव जीन्स है, इट इज ऑलवेज द डिफेक्टिव एक्स विच बिकम्स इनएक्टिव। राइट, सो ये ध्यान रखना है, नोट एक डाल के लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इफ एनी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज डिफेक्टिव, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट है, डिफेक्टिव एक्स बिकम्स इनएक्टिव। आपने पढ़ा है ना फीमेल में हेमोफीलिया वाली बात, जो हम बात करते हैं, हेमोफीलिया अगर XHX हो, अगर फीमेल में ये सिचुएशन है XHX है ना, तो होगा क्या राजा बेटा, ये वाला X जो है ये बार बॉडी बन जाएगा, ये वाला X इनएक्टिव हो जाएगा, ये उसके सोमैटिक सेल्स में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसलिए फीमेल को हेमोफीलिया नहीं है। और अगर दोनों X डिफेक्टिव हुए तो किसी एक को इनएक्टिव होना है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है। मैंने आपको बताया था वी हैव हेमोफिलिक फीमेल्स इन द पॉपुलेशन बट वेरी रेयर। अगर आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखें कि एक फादर जो है हेमोफिलिक थे, उनका ये वाला स्पर्म और मदर कैरियर थी, मदर कैरियर से ये वाला एक्स आया, तो XHXH ये जाइगोट जनरली सर्वाइव ही नहीं करता है। अगर ये सर्वाइव कर जाए एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेथ हो जाती है, जिंदा बच जाए तो पैदा होने के बाद डेथ हो जाती है। अगर इस तरह का फीमेल जाइगोट बेबी अगर जो है वो पिवर्टी एज तक पहुंची, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, बिकॉज हेमोफीलिया है ना, ब्लड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू क्लॉट, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस के कारण डेथ हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी फीमेल बच भी जाती है, मिलियन में से कोई एक केस होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ दे सफर विद दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। क्लियर है जितनी बात? डोजेज कंपेंसेशन क्लियर है मेरे राजा बेटा? डोजेज कंपेंसेशन है कि फीमेल का एक एक्स इनएक्टिव जो है वो सारे शरीर के सेल्स में हो जाता है। क्लियर है? नेहा, डिंपल, आकृति, राजेश, सर्वेश, गार्गी, मेघा, नैन्सी, सान्या, इशाश्री, नैतिक, विनोद, मेघा जी सबको क्लियर है? मिनती, डिंपल, प्लीज अपनी तरफ से जल्दी से थम्स अप साइन भेजिए मुझे, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि मेरे राजा बेटा एंड राजा बेटियां, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे भारत का भविष्य, आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर है, एकदम समझ आ गई है, दिमाग के कपाट खुल गए हैं। राइट जी, फंडा क्लियर है सार्थक साहब? ग्रेट, आपको क्लियर है। ज्यादा लोगों को वीडियो आगे जरूर भेजिएगा, लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सब लोग अच्छे से समझ पाए। राइट जी, ग्रेट, वंडरफुल, क्लियर। बार बॉडी इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, वही चीज आगे देखने जा रहे हैं। अब ये इनएक्टिव क्रोमोसोम आप कहां कहां देख सकते हैं? भाई मैंने कहा फीमेल के शरीर के सोमैटिक सेल्स में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव है, लेकिन उसे हर सेल में देखना इतना आसान नहीं है। आप नर्व सेल की न्यूक्लियस में देख सकते हो, आप उसके अलावा बकल एपिथीलियम जो है, बकल म्यूकोसा में, वेजाइनल एपिथीलियम में, न्यूट्रोफिल्स में, फाइब्रोब्लास्ट में, न्यूट्रोफिल्स में, फाइब्रोब्लास्ट में, बकल म्यूकोसा में, इसके अलावा वेजाइनल म्यूकोसा में भी दिख जाते हैं ये सेल्स। राइट, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन में आपको दिख जाएगा इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। सो आई एम राइटिंग हियर न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन, इट इज सूटेबल फॉर बार बॉडी स्टेनिंग। अब ये बार बॉडी क्या है? सेक्स क्रोमेटिन बॉडी। भाई ये वही इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम की ही बात हो रही है। राइट जी, Murray Barr and Evert Bertman observed the darkly staining body in interface nerve cells of female cat. बिल्ली में सबसे पहले female cat में देखा, and that was absent in the similar cells of the male. In humans, this body can be easily demonstrated in the female cells. आसानी से कहां कहां डिमॉन्स्ट्रेट हो सकता है? द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम बकल म्यूकोसा यानी चीक सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट में है, बट नॉट इन द सिमिलर मेल सेल, मेल में नहीं होगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमेटिन बॉडी। न्यूट्रोफिल्स में भी आप देख सकते हैं, ड्रम स्टिक कह देते हैं वहां पे।
ठीक है जी। सो बात क्या चल रही है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम की। व्हाट इज इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम? बार बॉडी, राइट जी, सेक्स क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं। विनोद आपने ठीक लिखा है, डिंपल जी क्लियर है। मौर्य साहब आपको क्या डाउट है? प्लीज मौर्य गगन आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट आंसर। दीपक जी, विनोद, हुमा, पुनीता, सबको क्लियर है? जबरदस्त, एकदम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द सेक्स क्रोमेटिन बॉडी और सिंपली अ बार बॉडी, इट इज एक्चुअली व्हाट? बार बॉडी इज इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम. Susumu Ohno was the first to suggest that the bar body arises from one of the two X chromosome. सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था that वो बार बॉडी इनएक्टिव X क्रोमोसोम है. If one of the two X chromosome is inactive in the cells of female, the dosage of genetic information that can be expressed in males and females will be equivalent. वही बात है कि भाई मेल में एक X है तो फीमेल का भी एक X फंक्शनल होना चाहिए. यदि फीमेल के दोनों X क्रोमोसोम फंक्शनल होंगे then the genes will be expressed in double dosage. आप जरूर पढ़िएगा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन से जीन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा है ना. हाँ रियासुद्दीन चिश्ती आप ठीक लिख रहे हैं. थैंक यू सो मच सोनू जी, आपको अनअकैडमी के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल विशेस. अभय प्रताप जी, ड्रमस्टिक इज एब्सेंट इन द न्यूट्रोफिल्स ऑफ मेल. ओके राइट. डॉक्टर अनुपम, पुनीता, सान्या क्लियर है. ग्रेट, वंडरफुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेक्चर खत्म होने से पहले 500 लाइक्स करने का वादा किया आपने, जरूर कीजिएगा. रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम्स अ सोमेटिक सेल पोजेसेस, मान लीजिए कितने भी एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ऑल बट वन ऑफ देम अपीयर टू बी इनएक्टिवेटेड एंड कैन बी सीन एज बार बॉडीज. मान लीजिए जैसे अगर सिचुएशन है 44 प्लस XX, तो बार बॉडी कितना है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं, एक है. फंक्शनल एक ही रहना है, बाकी इनएक्टिव. अगर सिचुएशन है 44 प्लस XXY इस तरह की, तो आप सोच के देखिए इसमें कितना बार बॉडी हो जाएगा. देखिए पढ़ते हैं इधर. नो बार बॉडी इज सीन इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम. अगर 44 प्लस X0 है, टर्नर सिंड्रोम होता है ना, तो वहां कोई बार बॉडी नहीं नजर आएगा. नाउ वन बार बॉडी इज सीन इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, XXY हो गया, तो भाई एक X जो है उसे इनएक्टिव होना ही है. Two bar bodies are seen in 47 XXX, राइट. ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है और उसके आगे एक एक्स्ट्रा एक्स है, आप कंफ्यूज मत होइएगा. दिस इज रेफरिंग टू द टोटल. सो 47 XXX, तो यहां पे 2 बार बॉडी. 3 बार बॉडीज विल बी सीन बिकॉज ये 3 X है. आप सादी भाषा में याद रखो, एक ही X ने एक्टिव रहना है, एक X के अलावा बाकी जितने होंगे वो सब बार बॉडीज बन जाएंगे. क्लियर है जी. आपने लिखा मेल में कितने बार बॉडी हैं. मोहित राठौर, जरा आप खुद ही ध्यान से सोच के देखिए, आपको मेल में बार बॉडी क्यों बनाना है? बेटा हमने बार बॉडी का जिक्र फीमेल में किया है. बार बॉडी इज व्हाट? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम. फीमेल के पास 2 X हैं, एक ही X को फंक्शनल रखना है, दूसरे को इनएक्टिव करना है. क्लियर हुआ जी. अगर सिंड्रोम वाली कंडीशन हो, श्रेया 44 प्लस XXY की बात कर रहे हैं, तो सादी भाषा में याद रखना है कि भाई एक X को छोड़ के बाकी सारे X इनएक्टिव हो जाने हैं. नीचे लिया भी है. Therefore, the number of bar bodies follow n-1 का सिंपल रूल, where n is the total number of X chromosomes present. यदि X क्रोमोसोम 4 होंगे तो बार बॉडी कितनी हो जाएगी? 4 में से 1 घटा दीजिए, 3, राइट. एक ही X फंक्शनल रखना है, बाकी X इनएक्टिव हो जाने चाहिए. क्लियर है. वेरी गुड. डॉली ने सादी भाषा में लिख दिया ओनली 1 एक्टिव एंड अदर X आर गोइंग टू फॉर्म बार बॉडी. वंडरफुल, बिल्कुल सही कहा आपने. ठीक है, आप ये स्लाइड देख लीजिए, इसमें हमने दिखाया भी है बार बॉडी किस प्रकार से आपको सेल के न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है. यहां पे ये बार बॉडी दिया हुआ है, यहां पे आप 2 बार बॉडीज देख पा रहे हैं, यहां पे आप 3 बार बॉडीज देख पा रहे हैं. ठीक है जी. सो आई होप आपको ये बार बॉडी या डोजेज कंपेंसेशन का फंडा कंसेप्ट क्लियर हुआ है. मेघा ने ठीक लिखा है. शिवेंद्र जी क्लियर है आपको? मेल में तो X एंड Y है ना, बिल्कुल. आपने कहा हेट्रोगैमेटिक है तो मेल में थोड़े ना बार बॉडी बनेगा फिर, राइट. अनलेस एंड अनटिल कोई सिंड्रोम वाली आप बात ले रहे हैं जहां पे एक्स्ट्रा X आ गए. सो हमने ये ध्यान रखना है कि एक ही X फंक्शनल रहता है, एक X को छोड़ के जितने एक्स्ट्रा X होते हैं वो सब इनएक्टिव हो जाते हैं, वो सब बार बॉडी बन जाते हैं. राइट जी, क्लियर है.
ओके, नाउ द क्वेश्चन इज विच एक्स क्रोमोसोम इज एक्टिवेटेड। यहां पे मैरी लायन हाइपोथेसिस है। ये बात मैंने आपको बताई कि ये रैंडम है। 50% सेल्स में फादर का एक्स इनएक्टिव होता है और 50% सेल्स में मदर वाला एक्स इनएक्टिव होता है। और ये एक्स का इनएक्टिवेशन कौन से सेल्स में है? रैंडमली इन द सोमेटिक सेल्स at a point early in the embryonic development. Somewhere it is during the blastocyst stage of the development. और एक बार जिसमें इनएक्टिव हो गया है उससे आगे डिराइव होने वाले सारे सेल्स में वह एक्स इनएक्टिव ही रहेगा। क्लियर है जी? ओके, चलिए, इसी को लायन हाइपोथेसिस कहते हैं। ये ध्यान रखना, मैरी लायंस हाइपोथेसिस यही है। क्लियर है मेरे राजा बेटा? सो आज की लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको चीजें समझ आई। बात चल रही थी सेक्स डिटर्मिनेशन की। हमने पिछले लेक्चर में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस डिस्कस करा था। हेट्रोगेमिटी, एक्स 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 वाई। मैंने वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया, वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या क्या जीन्स प्रेजेंट हैं। आज हमने डिस्कस करा कि क्यों परफेक्टली सेक्स रेशो बराबर नहीं होता, और हमने ये भी जाना कि क्या क्या टेक्निक्स उपलब्ध हैं। दैट इज प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन टेक्निक हमने देखा, पीजीएस। उसके अलावा हमने स्पर्म सॉर्टिंग या एक्स एंड वाई स्पर्म सेपरेशन का टेक्निक देखा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। जल्दी से मैं आपको आपका टाइम टेबल बता दूं। क्लास 11th के लिए हम मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मिलते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेक्चर को आप टैग जरूर करिएगा। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे #NEET_LIVE_DAILY के साथ हमारी अनअकैडमी के इस बेहतरीन लेक्चर का स्क्रीनशॉट या छोटा वीडियो बना करके भी डाल सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, और वहां पे हम आपको जरूर कैच करेंगे। #NEET_LIVE_DAILY, #पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन पे सबका अधिकार है। क्लास 12th का टाइम टेबल आपके सामने था। अब आप ध्यान से सुन लीजिए। नीट के हमारे इस चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मेरे दाएं और बाएं जो 2 बटन्स आपको दिख रहे हैं, वो एक है पीडीएफ के लिए, जो आपको लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा। ये सारे बेहतरीन नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। सिर्फ आपको फोकस करना है पढ़ने पर, और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। राइट जी? सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपके छोटे भाई बहन जो हैं, आप उन्हें जरूर सजेस्ट कीजिए हमारे फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्लास 9th एंड 10th के लिए। और अगर आपके कोई मित्रगण, आपके कजिन्स जो है वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, सो अनअकैडमी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी JEE। राइट मेरे राजा बेटा? विश यू ऑल अ ब्राइट फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक। लेक्चर को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।